हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 9 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज के पेपर में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एक एक करके हर एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्त, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के दौरान साक्षरता किसे माना गया था? देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। यहाँ पे याद रखिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर और पढ़ सकता है और लिख सकता है उसी को साक्षरता माना जाता है। लेकिन साक्षरता से संबंधित अगर मैं मैक्सिमम साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ ना, तो यहाँ पे केरल आ जाएगा, जो कि हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। और अगर मैं मिनिमम साक्षरता वाला स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे बिहार आ जाएगा। लेकिन दोस्त एक और याद रखिएगा, अगर मैं यूटी की बात करूँ मैक्सिमम है तो वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम यूटी की बात करूँ तो वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा। और हमेशा साक्षरता से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार को भी पाया गया था, जो कि एक नहाने का एक बहुत बड़ा बनाया गया था। और हमेशा विशाल स्नानागार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और 1922 में से खोज किया गया था। अगर मैं बात करूँ लोथल, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। और लोथल से संबंधित हमेशा दोस्तों आपके डॉकयार्ड से, ठीक है, यानी कि बंदरगाह से क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा लोथल से पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर मैं कालीबंगन की बात करूँ ना, तो कालीबंगन में जुते हुए खेत के बारे में मैं यहीं से प्रमाण मिला था, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा भी आपके गुजरात से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन के अलावा छोटे छोटे मैं फैक्ट आप सबको जो बोल रहा हूँ ना, आप सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये सारा का सारा पॉइंट आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी और उसका थीम क्या था? देखो दोस्तों, आप मानो या ना मानो, एक क्वेश्चन आपके समिट से हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन समिट से पूछा जा रहा है। और समिट दोस्तों आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, मतलब जितना भी है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ 2020 से बाद, ठीक है, 2026 तक पढ़ लेना। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, 22, 23 पूछ लिया और आज से G20 का पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं 2023 की बात करूँ तो यहाँ पे भारत वसुदेव कुटुंबकम आ जाएगा। ठीक है, भारत वसुदेव कुटुंबकम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं G20 की बात करूँ कि 2024 का अगर मैं सर कहाँ पे हुआ था, तो 2024 का सर याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो सर ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अगर मैं 2025 की बात करूँ सर, तो 2025 G20 की बात करूँ तो यहाँ पे जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? बोले सर साउथ अफ्रीका में। और अगर मैं 2026 की बात करूँ आयोजन, तो ये भी याद रखिएगा आपके कहाँ पर, तो बोले सर मियामी अमेरिका में। ठीक है, मियामी अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कि बहुत ये इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्टों के लिए, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन से हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक देखा गया था? आपके पेपर में हरित क्रांति से संबंधित अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो MS स्वामीनाथन जी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से राज्य में रहा था, तो वहाँ पे पंजाब आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सबको बताना कि सर इनमें से कौन सा ऐसे फसल था जिसके उत्पादन में सर्वाधिक देखा गया था, तो यहाँ पे गेहूं और चावल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गेहूं और चावल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था? एक क्वेश्चन आपके पॉलिटी से, अनुच्छेद से, एक क्वेश्चन आपके जितने भी संविधान स्रोत से हमेशा पूछा ही जाता है। तो आइए दोस्तों DPSP के बारे में थोड़ा सा ऑपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आयरलैंड आंसर लगाना है। सर DPSP भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक DPSP के बारे में जिक्र किया गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों DPSP क्यों लाया गया था, तो हमारे अनुच्छेद 38 में कहता है कि सर राज्य को कल्याणकारी बनाना है, उसी के लिए DPSP को लाया गया था।
अच्छा सर, आयरलैंड से दोस्तों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, ये भी प्रक्रिया आयरलैंड से लाया गया था। सर 12 सदस्य में से कौन-कौन का? बोले सर सामाजिक हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, इनके साहित्य क्षेत्र में जो 4 क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्र से मनोनीत करता है। इसी के साथ दोस्तों राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल है ना, इनका भी प्रक्रिया आपके आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया था। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है ना, सो कौन से देश के संविधान से लाया गया, तो वहाँ पे आयरलैंड आ जाएगा। हमेशा साउथ अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की जो है ना, हमेशा बार बार पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन है भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो जिक्र किया गया है, सो कौन से देश के संविधान से लाया गया, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका लाए। अगर मैं कनाडा की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा संघात्मक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ अवशिष्ट शक्तियाँ भी याद रखिएगा। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग आ जाएगा, फिर जाके बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, इसी के साथ न्यायिक पुनर्विलोकन आ जाएगा, इसी के साथ मौलिक अधिकार भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत सारा आप सबको पॉइंट दे रहा हूँ, बशर्ते आप सबको ध्यान से सुनना है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप सभी एक एक छात्र से रिक्वेस्ट करते हो, और हमारा चैनल छोटा है और आप सबके ही सहयोग से थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो जितने भी दोस्त ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचना, बुद्धिमत्ता और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। देखो दोस्तों, आपने एज साइंस पढ़ा होगा, तो कभी कभी जो बहुत लोग जो ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो कभी हम लोग नहीं कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बुद्धिमान है, तो उसका सर किसके कारण से बुद्धिमान होता है? बोले सर सेरिब्रम के कारण से होता है ना। तो यहाँ पे आप आराम से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि चोल काल में विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई जो भूमि है ना, उसको क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों, हमेशा जितने भी आपके इतिहास से संबंधित है, जो जो भूमि दान किया जाता है, उनको क्या क्या कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको सलाह भोग लगाना है, जो किसी भी विद्यालय हो, उनके रख रखाव, उनको दान दिए गए भूमि को चोल काल में सलाब क्या हो रहा है, सलाब भोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत पराजय आय का सही अर्थ क्या है। अगर मैं सही अर्थ की बात करूँ क्या है, तो यहाँ पे आप सब लोगों को क्या करनी है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष, जो कि कर इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि भारतीय जनगणना के अनुसार श्रमिकों को मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखो, कुशल और अकुशल। कभी आपने ये सुना है कि जनगणना के आधार पर कुशल और अनकुशल के आधार पर बांटा गया? बोले सर कभी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। सरकारी और निजी श्रमिक, सर ये भी गलत बात है। कृषि और औद्योगिक श्रमिक, यहाँ सर मुख्य और सीमांत श्रमिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्त जनगणना में ये नहीं कहता कि मतलब क्या बोला यार, भेदभाव करो, नहीं, कभी नहीं कहता यार। हमेशा यहाँ पे समान के बारे में कहता है, तो कहीं ना मुख्य और सीमांत श्रमिक के बारे में कहता है, जो कि यहाँ पे आप आराम से आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, आधुनिक गोल्फ के नियमों और पहले क्लब की आधिकारिक स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे 1744 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव कौन है। देखो दोस्तों, आपके पेपर के लिए देखो जितने भी जनजाति है, वो कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं भील की बात करूँ तो भगोरिया उत्सव, लारूकाज, मड़ई की मेला और कर्मा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ये आंसर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, भगोरिया मेला, जो कि आपके मध्य प्रदेश में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि सरहुल फेस्टिवल आ जाएगा, इसी के साथ लोसर आ जाएगा, मोपिन आ जाएगा, ये जितने भी जनजाति से संबंधित फेस्टिवल है ना, इनको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। देखो, सबसे पहले पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ सर यहाँ 7 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। तो कहीं ना कहीं जो 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से जो कम होता है सो अम्ल होता है, और 7 से अधिक जो होता है सो क्षार होता है। तो 7 से कम की बात करा ना, तो यहाँ पे अम्ल आ जाएगा, ठीक है, अम्लीय आ जाएगा। और दोस्त इतना सही क्वेश्चन था। बाकी बात मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।